मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, सतर्क होंगे। आइए इस वीडियो में हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण से क्या समझते हैं, व्याकरण का क्या तात्पर्य है, या व्याकरण के क्षेत्र भाषा के क्षेत्र में व्याकरण का क्या महत्व है। लगभग ये सारे प्रश्न एक ही हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार इसके जवाब को थोड़ा सा बदल देंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे, थोड़ा सा दूसरे ढंग से अपने अपने ढंग से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। पिछले वीडियो में हम लोग भाषा के अंग लिपि, बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा पढ़े थे और आज पढ़ेंगे व्याकरण। तो मेरे विचार से व्याकरण को यदि थोड़ा सा में परिभाषित किया जाए, जैसे व्याकरण भाषा का अनुशासन है। छोटी परिभाषा के अनुसार व्याकरण भाषा का अनुशासन है। लेकिन क्या इतना कहने से आप व्याकरण को समझ पा रहे हैं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं? अब इसको तोड़ दीजिए। इसमें एक शब्द है अनुशासन। अनुशासन, इसको खंड करेंगे तो दो शब्द बनेंगे, अनु और शासन। अनु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे, और शासन यानी नियम। यानी अनुशासन क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। अनुशासन नियमों का पालन करना, नियमों के पीछे पीछे चलना, नियमों का अनुकरण करना। तो यहां पर तो प्रश्न हो सकता है ना जी कि व्याकरण में अनुशासन की क्या आवश्यकता है, वह अनुशासन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो जरा गौर करिए। यदि जहां भी अनुशासन नहीं है वहां कुछ नहीं है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी वो सावधानी अनुशासन है और अनुशासन के बिना कुछ नहीं है। नदी में नाव चलती है तो अनुशासन से ही चलती है। आकाश में वायुयान उड़ते हैं, हवाई जहाज, वो भी अनुशासन से ही उड़ते हैं। हम रोड पर चलते हैं तो अनुशासन से ही चलते हैं। यदि हम सभा में बैठे हैं तो बोलना भी है तो अनुशासन से ही बोलना है। उसी तरह भाषा में भी अनुशासन है, और भाषा से संबंधित अनुशासन हमें व्याकरण सिखाती है। उदाहरण के लिए हम लकड़ी लिखते हैं, लड़की लिखते हैं या लड़की लिखते हैं, तीनों में बड़ी की मात्रा अंत में होती है। लकड़ी तड़ा में बड़ी की मात्रा, लड़की तक्का में बड़ी की मात्रा, बकरी तो र में बड़ी की मात्रा। लेकिन जैसे ही हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो लड़की का लड़कियां, लकड़ी का लकड़ियां, बकरी का बकरियां, तीनों में बड़ी से छोटी हो गई। कैसे हो गई? सवाल तो यह है ना। लेकिन जैसे ही हम व्याकरण में प्रवेश करते हैं और व्याकरण में वचन पढ़ते हैं, वचन के अंतर्गत एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम पढ़ते हैं, तो उसमें दिया है कि वैसे शब्द जो स्त्रीलिंग हो, चाहे इकारांत हो या बड़ी इकारांत हो, ह्रस्व इकारांत हो या दीर्घ इकारांत हो। ये दीर्घ इकारांत है यानी बड़ी अंत में बड़ी है तो बड़ी ई को छोटी ई में बदल देते हैं और य आकार चंद्रबिंदु लगा देते हैं। तो सवाल का जवाब मिल गया ना कि बकरी लिखे तो बड़ी ई और बकरिया लिखे तो छोटी ई र में। क्यों, कैसे? तो इसका तो जवाब मिल गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा में अनुशासन कैसे है, व्याकरण भाषा का अनुशासन कैसे है। इसको यदि खंड करके अब बोले तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने तथा उच्चारण करने का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह शास्त्र है, वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने तथा उच्चारण करने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका महत्व भी तो समझ में आ गया होगा ना कि यदि हम व्याकरण नहीं जानेंगे तो भाषा को हम सही ढंग से नहीं जान सकते हैं, नहीं उच्चारण कर सकते हैं। समझ गए ना? अब जो है व्याकरण की बात आती है तो हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण, संस्कृत के लिए संस्कृत व्याकरण, इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर,
जब तक हम हिंदी व्याकरण को ढंग से नहीं पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य को नहीं समझ पाएंगे। जब तक इंग्लिश ग्रामर को हम नहीं पढ़ेंगे तब तक इंग्लिश लिटरेचर को हम नहीं समझ पाएंगे। जब तक संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य को, संस्कृत निधि को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यदि साहित्य को समझने में व्याकरण का योगदान अलिखित है, अकथनीय है, अवर्णनीय है, यानी उसका बेस ही है ग्रामर, बेस ही है व्याकरण। अब व्याकरण के अंग को लेते हैं तो क्लास के अनुसार उसका अंग बांटा हुआ है। जूनियर क्लास में आइए 5 तक में तो 3 ही बताएगा, 6 में भी 3 ही भाग बताएगा, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। लेकिन इससे अब आइए 7-8 की बुक में आइए तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार 5 देता है। कहीं कहीं पद विचार भी दे देता है इसमें। तो शब्द या पद, पद तो एक ही है लेकिन परिभाषा के अनुसार थोड़ा सा बदल जाता है। तो 5 को हम इसको देख लेते। पहला है वर्ण विचार। तो वर्ण, शब्द और वाक्य की चर्चा तो पिछले वीडियो में की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जरूरी है बताना कि वर्ण विचार क्या है। तो व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के विषय पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। बुक में तो इतना ही दिया हुआ है, लेकिन आपको समझना होगा कि क्या विचार किया जाता है वर्णों के विषय में। वर्णों के विषय में क्या विचार किया जाता है व्याकरण में। तो वर्णों को कैसे लिखा जाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, उसका उच्चारण कैसे किया जाए, यानी व्याकरण के जिस भाग में वर्णों की लिखावट एवं उच्चारण के विषय पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। तीनों स है, लेकिन तीनों स तो हम बोल देते हैं, तो क्या स बोलेंगे? तो स बोलेंगे तो उसका मीनिंग भी तो उल्टा होगा, स बोलेंगे। दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के विषय पर विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। तो शब्दों के विषय पर क्या विचार किया जाता है? तो शब्दों के अर्थ, शब्द की उत्पत्ति, शब्द की रचना और शब्द के विकार। यानी व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की उत्पत्ति, शब्द की रचना, शब्द के अर्थ एवं शब्द के प्रयोग के विषय पर विचार किया जाता है, विकार के विषय पर विचार किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों के विषय पर विचार किया जाता है तो क्या विचार किया जाता है? तो व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की रचना, वाक्यों के अर्थ एवं वाक्यों के प्रयोग के विषय पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की रचना, वाक्यों के अर्थ एवं वाक्यों के प्रयोग के विषय पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। वाक्य कैसे बनाएंगे? वाक्य बनाने में भी 10th क्लास के भी विद्यार्थी गलत करते हैं। यदि आम से वाक्य बनाना हो तो जूनियर क्लास के बच्चे बनाते हैं राम आम खाता है, तो 10th वाले भी बनाते हैं कि यार राम आम खाता है। आप राम से वाक्य बनाए कि आम से बनाए? यहाँ पर आम से नहीं बनाना है तो वाक्य रचना कोई नहीं समझ पाइएगा तो कैसे बनाइएगा। इसके बाद है चिन्ह विचार। चिन्ह विचार, तो चिन्ह विचार जानने से पहले जरा गौर करिए। एक चरवाहा लड़का या आम आदमी भी एक चिन्ह पार देता है, खींच देता है। पूछा जाता है क्या है तो कहेगा सीधे पाई पार दिए हैं, चिन्ह पार दिए, लेकिन वो चिन्ह का नाम क्या है? लेकिन व्याकरण में जाएंगे, हिंदी व्याकरण में, तो सीधी पाई जो पारी हुई कहेंगे ये हिंदी का पूर्ण विराम है। यदि हिंदी का पाई पार के नीचे बिंदु दे दिया गया है तो ये विस्मयादि बोधक और संबोधन का ये चिन्ह है। ये छोटा सा ऐसे लकीर पार दिए तो योजक चिन्ह है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको निर्देशक चिन्ह कहा जाएगा। तो इस तरह यह है व्याकरण के जिस भाग में चिन्ह के विषय पर विचार जो किया जाता है उसे चिन्ह विचार कहते हैं। यानी व्याकरण के जिस भाग में चिन्हों की लिखावट, उसके अर्थ एवं प्रयोग के विषय पर विचार किया जाता है उसे चिन्ह विचार कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग में चिन्हों की लिखावट, उसके अर्थ एवं प्रयोग के विषय में विचार किया जाता है उसे चिन्ह विचार कहते हैं। अगला है छंद विचार। व्याकरण के जिस भाग में छंदों के विषय पर विचार किया जाता है उसे छंद विचार कहते हैं। तो ये था व्याकरण क्या है, भाषा में व्याकरण क्या महत्व है और व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो भी कमेंट करिए, यदि कुछ त्रुटियां हों
कमियां हो तो उसे भी बताने की कृपा करेंगे, क्योंकि आपकी राय, आपकी कमेंट ही मेरी पावर है, मेरी ताकत है। आप जितना मशवरा मुझे दीजिएगा, जितना राय दीजिएगा, जितना कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मेरा जितना भी मनोबल बढ़ेगा उतना ही बेहतर तरीक़े से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई। तो वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, बेल बटन नहीं दबाए होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और विद्या मिशन चैनल के साथ साथ खुद को भी आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।